हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू प्रोड्यूस मोशनल ईएमएफ। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, हम उसमें मोशनल ईएमएफ या ईएमएफ कैसे इंड्यूस कर पाएंगे। यू नो दैट इन प्रीवियस क्लास हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी किए थे। उसमें हमने क्या देखा था, हमारे पास कोई भी एक हेलिकल कोइल होती थी या कोई भी एक कोइल होती थी, क्लोज कोइल, राइट। और उस कोइल के पास में हम मैग्नेट लेके आते थे, तो उस कोइल के साथ अटैच्ड गैल्वेनोमीटर में हमने डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया था। वो क्या इंडिकेट कर रहा था, वो ये इंडिकेट कर रहा था कि हमारे पास जो कोइल है, उस कोइल के पास में हम एक बार मैग्नेट लेके आएंगे तो उस कोइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा था। फ्लक्स किस तरह से चेंज हो रहा था, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने देखा था, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, राइट। और फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया और कोस थीटा ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा था। और आपको पता है जब टाइम के साथ में फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, और इंड्यूस ईएमएफ से ही इंड्यूस करंट बनता है, राइट। तो आपने क्या देखा था कि हम कोइल के पास में जब हम एक बार मैग्नेट लेके आते थे, तो जैसे जैसे बार मैग्नेट कोइल के पास आती थी तो कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करती थी। या यूं कह दो कि जब बार मैग्नेट को हम कोइल की तरफ लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड वैरी करने से आपको पता है फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से उस कोइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और उस कोइल में करंट भी फ्लो करता था, इंड्यूस करंट, राइट। बट आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। आज की क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। बट क्या करेंगे, एरिया चेंज करेंगे, ठीक है। हम एरिया चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उसी ईएमएफ को हम नाम देंगे मोशनल ईएमएफ। मतलब इसमें कंडक्टर मूव करेगा। क्या करेगा, कंडक्टर मूव करेगा, और कंडक्टर मूव करने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इन सभी चीजों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक सिचुएशन को समझते हैं। बेटा यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टर ले रखा है। एक वायर को आप दे सकते हो या कॉपर की स्ट्रिप बना लो इस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। एक यू शेप की आपको क्या कर लेना है, स्ट्रिप ले लेनी है। कंडक्टर कोई वायर है तो उसको इस शेप में बेंड कर लो, राइट, या फिर कॉपर की स्ट्रिप को इस पैटर्न में कनेक्ट कर लो, ठीक है। फिर अब क्या करोगे, आपके पास एक और कॉपर की वायर है या स्ट्रिप है, वो यहाँ पे रख दोगे। अब ये क्लोज लूप बन गया ना बेटा, ठीक है। देखो जब आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये क्लोज लूप बन गया PQRS। इसमें क्या है कि हमें ये वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो ये वाला पोर्शन है, यू शेप का जो पोर्शन है, इसको तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स रखना है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, देखो सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस रेक्टेंगुलर लूप के पोर्शन में से ऐसे पास कर रही है, राइट, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, देखो आपको क्लोज सर्किट चाहिए ना, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा और क्या बनेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। तो इसको क्लोज लूप बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये आपने रेक्टेंगल कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब आपके पास में PQRS ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और सिचुएशन कैसी दी गई है आपको, सिचुएशन आपको यूं दी गई है कि ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। जब सिचुएशन ऐसी थी, ठीक है, तो इस टाइम इस रेक्टेंगुलर पोर्शन PQRS में से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही थी, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को फिक्स कर देना है, ये वाला पोर्शन फिक्स कर देना, इसको नहीं हिलाना। हमें क्या करना है, ये PQ वाली वायर है, PQ आर्म है, ये जो आप PQ आर्म ये वाली देख रहे हो, PQ आर्म, इसको इसके ऊपर कंडक्टिंग, ये इसको हम कंडक्टिंग रेल बोलेंगे। इस कंडक्टिंग रेल के ऊपर इस PQ आर्म को हम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। मान लो मैं स्लाइड करके यहाँ पे ले आया,
तो अब इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म था, लेकिन आपने क्या किया, कंडक्टर की पीक्यू आर्म को मूव करवाया इस तरफ। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन 100 ही पास होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है कम होगी। अब कितनी पास हो रही है? 80। तो इसका फ्लक्स चेंज हो गया ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से चेंज हो रही है, तो आप फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, देखो इसका एरिया डिक्रीज हो गया, पहले एरिया तो इतना था, अब एरिया क्या हो गया, इसका कम हो गया। ठीक है, जब हम और आगे लेके आएंगे तो इसका एरिया और डिक्रीज कर जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस रेक्टेंगुलर लूप में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आप देखो करंट तो इस क्लोज पाथ में फ्लो करेगा ना, यहाँ तो फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, इस क्लोज पाथ में से फ्लो करेगा, तो इसके क्लोज जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, वो मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम कंडक्टिंग आर्म पीक्यू को ऐसे ऐसे मूव करवाते रहेंगे, इस क्लोज पाथ में से करंट फ्लो होता रहेगा। आप सिचुएशन समझ गए होंगे ना, क्योंकि इस कंडक्टिंग आर्म पीक्यू को मैं मूव करूंगा तो इसमें से पास होने वाली, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, राइट, और उससे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से इस रेक्टेंगुलर लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने क्या दिखा रखा है, ये जो मैंने आपको इस ये रेक्टेंगुलर जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, ये वो पोर्शन है जो फिक्स है। ठीक है, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला जो पोर्शन मैंने दिखाया ये ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, और इसको हमने फिक्स कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। और फिर क्या किया है हमने, इसके साथ में एक पीक्यू आर्म और अटैच कर दी ताकि ये क्लोज पाथ बन जाए। ठीक है, अब मैं इस पीक्यू आर्म को इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता हूँ। स्लाइड करने से क्या है, इसका एरिया डिक्रीज होगा, इसका एरिया डिक्रीज भी होगा, और हम इस तरह से मूव करेंगे तो इंक्रीज भी होगा। तो मतलब एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और इस क्लोज पाथ के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और इसमें से इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, राइट। तो हमने इस ग्रीन कलर वाले पोर्शन ये तो फिक्स किया हुआ है, और पीक्यू आर्म ही मूवेबल आर्म है, इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो आप पीक्यू आर्म को v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो, किस वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, तो ये पीक्यू आर्म कहाँ पे आ जाएगा, एक टाइम ऐसे आएगा ना, ये पीक्यू आर्म कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, जब ये पीक्यू आर्म यहाँ पे आ जाएगा तो उसके इसमें पोजीशन क्या बन जाएगी, P डैश Q डैश, दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, तो एरिया चेंज होगा यहाँ पे, और एरिया चेंज होने से फ्लक्स, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ। अब एक बात बताओ बेटा, मैं ये कहता हूँ कि ये जो RS और PQ, ये जो RS की जो लेंथ है ये कितनी है, L, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप कितनी है, L, और विड्थ मान लो इनिशियल पोजीशन, ये जो PQ, इसको आप हटा दो यहाँ से, PQ आर्म इनिशियली यहाँ पे थी, तो पूरे रेक्टेंगुलर पोर्शन की विड्थ कितनी बनी, x बनी, कितनी बनी, x, लेंथ x, विड्थ लेंथ L, विड्थ x। एरिया इसका कितना होगा, L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो L इंटू x हो जाएगा। एरिया रेक्टेंगुलर लूप का क्या हो जाएगा, Lx। ठीक है बेटा, अब देखो मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इनिशियली ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इसके अक्रॉस फ्लक्स कितना लिंक है, तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाई क्या होता है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ऐसे ही निकालते हो आप फ्लक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो फ्लक्स कितना बन जाएगा बताओ, थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आप लिख लोगे BA cos 0, cos 0 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स आपको कितना मिला, BA। इस वाले केस में फ्लक्स कितना मिला, BA, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां पे आपको क्या पता चलता है कि ऐसा होगा, जब आप इस PQ आर्म को मूव करवाओगे तो इसका फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस होगी, और EMF का फॉर्मूला क्या होता है, EMF इंड्यूस, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में dt, राइट। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में फाई को हम क्या लिख सकते हैं, BA, तो
E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी ए, ऐसे हम लिख लेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है वो तो यूनिफॉर्म था, टाइम इंडिपेंडेंट है, आपकी बुक में लिखा हुआ टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, तो बी बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर बचा डी बाई डी टी, एल लेंथ, ए एल क्या चीज है, ए सॉरी बी इंटू ए, एरिया क्या चीज है, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया, तो एरिया कितना था एल इंटू एक्स, रेक्टेंगल की लेंथ और उसकी ब्रेड्थ, राइट। अब इसके बाद में बेटा यहाँ पे देखो माइनस बी, जब ये पी क्यू आर्म ऐसे मूव करेगा तो पी क्यू आर्म का लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या करेगा, ये पी क्यू आर्म यहाँ पे आएगा तो एक्स की वैल्यू एक्स डैश हो जाएगी, पी क्यू आर्म यहाँ पे आ जाएगी तो ये एक्स की वैल्यू और चेंज हो जाएगी, मतलब एल की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, बट क्या है एक्स की वैल्यू चेंज होगी। और आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के पैटर्न में से कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल देते हैं, तो एल बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स, और x क्या चीज है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, ब्रेड्थ कह दूं मैं इसको, लेंथ कह दूं, डिस्टेंस कह दूं, तो डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे dx by dt, या मतलब लेंथ टाइम के साथ में चेंज करे, तो एक बात बताओ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ हम dx by dt, ये जो dx by dt है इसको लिख लेंगे v, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग आर्म, ये कंडक्टिंग आर्म की वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब PQ को जिस वेलोसिटी से आप लेके आगे जाओगे ये dx by dt का रेशियो वही होगा, तो E विल बी माइनस बी एल वी। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो EMF क्या होगा, E इज इक्वल टू बी एल वी, और यही इसी EMF को हम बोलते हैं मोशनल EMF, ये इंड्यूस EMF ही होता है, ठीक है ना, बट यहाँ पे कंडक्टर के मोशन के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, तो इसलिए इसको हम मोशनल ईएमएफ बोल देंगे, और कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे इस, अब देखो ये जो रेक्टेंगुलर लूप इधर मूव करेगा, मान लो ये यहाँ पे आ गया, तो इसका फ्लक्स चेंज होने से इस लूप में से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे P Q R S इस लूप में से करंट फ्लो करेगा क्योंकि इसके अंदर EMF इंड्यूस हो गई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उस करंट में, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट। तो उस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो रूल है, ठीक है, एक तो रूल है हमारे पास लेंज लॉ और दूसरा है हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो मैं पहले आपको लेंज लॉ से बताऊंगा कि उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी करंट फ्लो होने की, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, ये पी क्यू लूप, ये पी क्यू कंडक्टिंग आर्म यहाँ पहुंच जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। भाई पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही थी, इतने एरिया में से पास कर रही थी 100, मैं पी क्यू कंडक्टिंग आर्म को यहाँ ले आता हूँ, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास करेगी, 80 से कितनी पास करेगी, 80। तो जब कंडक्टिंग आर्म को इधर मूव किया तो एरिया डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया या डिक्रीज कर गया एक ही बात है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। मान लो यहाँ पे आ गया ये पी क्यू आर एस, यहाँ पे आ गया पी डैश, ये चेंज पोजीशन है, ठीक है, कंडक्टिंग आर्म यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो जब कंडक्टिंग आर्म यहाँ आ जाएगी तो इसका फ्लक्स चेंज कर गया, और फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई और उससे इसमें सर्किट में करंट आ रहा है। तो उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो आप में लेंज लॉ क्या कहता है, कह रहा है कि करंट हमेशा, लेंज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस करंट हमेशा अपने कोज को क्या करेगा, अपोज करेगा, अपने कोज को क्या करेगा, अपोज करेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस केस में देखो अब इंड्यूस फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। इंक्रीज करने का मतलब कैसे फ्लक्स इंक्रीज हो सकता है, फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, कैसे हो सकता था, या तो इस पी डैश क्यू डैश को उधर वापस मूव करवाओ, या क्या करो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। तो अब ये जो करंट है, इंड्यूस करंट है, इस तरीके से फ्लो करेगा कि ये फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज कब हो सकता है,
जब या तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो तो मैग्नेटिक फील्ड को देखो कैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसमें से ज्यादा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन हम करना चाहें तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करवाएं, किस डायरेक्शन में फ्लो करवाएं बताओ बेटा। करंट को हम फ्लो करवा दें इस तरह की डायरेक्शन में जो कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। और ऐसा करने के लिए हम करंट देखो इस तरीके से फ्लो कर जाएगा इन दिस वे, क्योंकि जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अब ये जो करंट मैंने दिखाया है ये कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट है। तो इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब करंट का फ्लो करने का मेथड ये रहेगा, या तो आप जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे निकालो ये इंड्यूस करंट है, या फिर आपके पास है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, कहता है कि आप अपना राइट हैंड लो, ये आपका राइट हैंड लिया, आप अपना थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, ऐसे कर लिया, ठीक है। सबसे पहले कीप योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन ओरिएंट योर हैंड इन सच ए वे, इनके बीच का एंगल तो 90 रहना चाहिए। देन ओरिएंट योर हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है, मान लो कंडक्टर स्क्रीन की तरफ मूव कर रहा है तो ये वाली फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रहेगी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, राइट। तो उस केस में फिर आपने हाथ को इस तरह से घुमाओ कि ये वाला थंब किस डायरेक्शन में आ जाए, ये वाला थंब किस डायरेक्शन में आ जाए, मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन। मान लो कंडक्टर इस तरफ मूव कर रहा है आपकी तरफ, तो ये जो सेंट्रल फिंगर है ये क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा, इस सिचुएशन को हम देखेंगे तब, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, ये जो PQ आर्म है, हम इस PQ आर्म में करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंड्यूस करंट की कौन सी रहेगी। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज ओके, ठीक है। PQ आर्म कंडक्टर है ना, ठीक है, ये सारा कंडक्टर ही है, ठीक है। तो ये कंडक्टर किस तरफ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, सबसे पहले जो आपकी जो फोर फिंगर है इसको कहाँ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। PQ आर्म में निकालना है तो PQ आर्म की तरफ रखेंगे, ठीक है। फिर ये अपना थंब है, मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन में रखो, तो PQ कंडक्टर कहाँ मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो आप अपने हाथ को ओरिएंट कर सकते हो ऐसे, लेकिन इन तीनों फिंगर, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये थंब कहाँ रख दिया आपने, मोशन ऑफ कंडक्टर, PQ किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेंट्रल फिंगर कहाँ है, नीचे की तरफ, मतलब करंट कहाँ आएगा PQ आर्म में, नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ दिखा दूं या PQ आर्म इधर मूव करेगी तो यहाँ पे नीचे की तरफ दिखा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, PQ, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसका PQ आर्म इस तरफ हम लेके जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, और जब हम इसको यूं लेके आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। वो आप अपने आप चेक करोगे कि क्यों होगी, राइट। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा मोशनल EMF का, और ये हमारा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को आप अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। ये क्या कहता है, कहता है कि सबसे पहले आपको जो अपनी फोर फिंगर है ये पुट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। उसके बाद में थंब आपको कहाँ करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है या जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में रखना है। और फिर आपको क्या है, जो सेंट्रल फिंगर है वो क्या बताएगी, सेंट्रल फिंगर दैट विल टेल अस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, वो हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगी। नोट करें इसको। सो स्टूडेंट, अभी हमने जो डिस्कस किया था उस टॉपिक में हमने देखा कि हमने मोशनल EMF को स्टडी किया था, और वो कब, फैराडे लॉ का यूज किया हमने, और उसमें एरिया को चेंज किया, और एरिया चेंज होने से जो वहां पे EMF बन रही थी, इसमें हमने एरिया चेंज कैसे किया था, इस PQ कंडक्टर को इस तरफ मूव करवा रहे थे, और एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, उससे EMF इंड्यूस हुई थी।
और वो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुई, राइट। तो अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है मोशनल ईएमएफ, हम लोरेंट्ज फोर्स से भी स्टडी कर सकते हैं। ये क्या है, पहले लोरेंट्ज फोर्स को जानेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक चार्ज पार्टिकल Q रखा और Q को मूव करवाया v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी। तो उस केस में देखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है किसी थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगती थी F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, या जिसको हमने F सबस्क्रिप्ट M मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल थी, बी क्यू वी साइन थीटा, या क्यू वी क्रॉस बी भी बोला था हमने, राइट। तो वो मैग्नेटिक फोर्स थी और उसी मैग्नेटिक फोर्स को हमने इलेक्ट्रॉन लोरेंट्ज फोर्स बोला था, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे लोरेंट्ज फोर्स से। अब आप कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी गहराई में जाने की कोशिश करें। मैंने आपको ये एक कंडक्टर, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ ये रेक्टेंगुलर लूप का पोर्शन है, और जब मैं इसके साथ PQ वाला पोर्शन कनेक्ट कर दूंगा तो रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अब ये जो कंडक्टर है तो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा, और यू नो दैट कंडक्टर के पास में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, सभी के अंदर डेफिनेटली। हम इस PQ को स्टडी करेंगे। तो इस PQ कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, बाकी हर जगह ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो PQ कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ट डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और आपने ये देखा कि ये जो कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स, कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो लगेगी F सबस्क्रिप्ट M, मैग्नेटिक फोर्स FM लगेगी, और वो कितनी होगी, Q V क्रॉस B, ऐसे लिखते हैं ना, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, या आप इसको ऐसे सिंपली BQV लिख लो, ठीक है ना, आप इसको सिंपली BQV लिख लो। मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, BQV, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे V और B के बीच में एंगल 90 का है, V और B के बीच में एंगल 90, sin 90 1 हो जाएगा, आप जानते होंगे। मैं सिंपली मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स कितनी लिख देता हूँ, BQV। और ये जो फोर्स लगेगी ये किन पे लगेगी, ये जो PQ कंडक्टर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस वाले केस में अब एक बात बताओ बेटा, अब यहाँ पे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कहाँ कर रहे हैं, मूव कब करेंगे बेटा। देखो ये जो बिल्कुल स्टिल रहेगा तो इस पे फोर्स नहीं रहेगी, ये PQ आर्म यहाँ रहेगी तो तब फोर्स नहीं लगेगी। जैसे ये PQ आर्म इधर v वेलोसिटी से चलेगी तब इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, ठीक। अब देखो ये जो कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, ठीक है। जब ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ में इधर मूव करेगा, और ये फोर्स कौन लगाएगा, ये v वेलोसिटी आप इंपार्ट करवाओगे इस कंडक्टर को, ठीक है। तो ये PQ आर्म इस कंडक्टर की PQ इधर मूव करेगी v वेलोसिटी से, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमें दिख नहीं रहे यहाँ पे वो भी इधर ही मूव करेंगे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा रखा है, ऐसे, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। V और B के बीच में B ऐसे है, V ऐसे है, तो फोर्स कितनी लगेगी, F BQV sin थीटा, तो थीटा 90 होगा, sin 90 1 होगा, तो F इज इक्वल टू BQ इसलिए लिखा हुआ है, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगी,
फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो याद करो लोरेंट्ज फोर्स वाले टॉपिक में हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे। राइट में कंफ्यूज मत हो जाना, कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल। तो इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगी। अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो इस PQR पे देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, सबसे पहले कीप योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप अपनी 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो सेंट्रल फिंगर है ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है नहीं, लेकिन उसका जस्ट रिवर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो मान लो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, देखो ये PQ आर्म इधर मूव करेगी, तो जो PQ आर्म इधर मूव करेगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। बट ये जो रूल हम लिखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए लिखा है ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनके अपोजिट में मूव करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कीप योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली फिंगर क्या होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करे उसके अपोजिट में रख लो। तो थंब कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, और ये थंब क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्या है, इस PQ कंडक्टर में, मतलब इसमें जितने भी PQ को स्टडी कर रहे हैं, इस PQ में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे फोर्स लगेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके अपोजिट में क्या फ्लो करेगा, करंट। उसकी अपोजिट में क्या फ्लो करेगा, करंट। तो करंट क्या फ्लो करेगा, P से Q। और इलेक्ट्रॉन पे ये जो फोर्स लगेगी, ये जो फोर्स है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी BQV, ठीक है। ये जो फोर्स लगेगी ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, डायरेक्शन की फॉर्म में, यहाँ डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ना। ये फोर्स लगेगी टूवर्ड Q to P, Q से P की तरफ इधर। और इलेक्ट्रॉन पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन वही मूव करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो करंट उनके अपोजिट में चलेगा। और ये करंट क्या है, इंड्यूस EMF वाला। ये तो कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कहाँ क्या लगी, फोर्स लगी ऊपर की तरफ। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, डायग्राम को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमें, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बार आप करंट फ्लो होने की बातें भी ना करें, जस्ट आप एक बार समझो इस सिचुएशन को, जिसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे उन पे फोर्स कहाँ लगी, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे P पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे P पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे, और Q पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, राइट। ऐसी सिचुएशन होती जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत इकट्ठा हो गया है, तो P और Q के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, राइट। ये चीज आपको समझ में आई। इसी बीच में मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लगेगी। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। अब सिचुएशन कैसी होगी, आपके पास में सपोज करो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, Q चार्ज है। कितना चार्ज है, Q चार्ज है। सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दोनों पॉइंट के बीच में E हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट। और चार्ज पे फोर्स कितनी लग रही है, F लग रही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, E = F/Q। तो लगने वाली फोर्स को क्या लिख सकते हो, F × Q। और ये जो फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन पे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोल दूं और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कितनी लग रही है, BQV मैग्नीट्यूड की टर्म में, और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, FQ × E, राइट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, उनको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगी। मान लो यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। वो क्या है,
कि कुछ टाइम बाद मैग्नेटिक फोर्स उसको ऊपर लेके जाने की काम करेगी। मैग्नेटिक फोर्स के कारण एफएम फोर्स उसको क्या है, ऊपर की तरफ लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होने से इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल कर देंगे ना, करेंगे ना। एक टाइम आएगा, एक लिमिट आएगी, तो फिर क्या करेंगी, ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लेके जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस कब तक होगा, यहाँ और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कब तक रहेगा, ये यहाँ पे ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन कब तक होगा, जब तक क्या है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर दें, कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स को नलिफाई ना करें। ठीक है, तो कब तक लगेगा, जब तक Fe और Fm मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करें दोनों फोर्स इक्वल ना हो जाए। इक्वल हो जाएंगी तो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। Fe ये कितना आ जाएगा, QE। ठीक है, Fe की वैल्यू Q इंटू कैपिटल E, और मैग्नेटिक फोर्स कितनी आ जाएगी, BQB। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल आउट कर दें, और यहाँ से हम लिख पाएंगे E इज इक्वल टू BV। E को हम क्या लिख देंगे, BV, राइट। तो अब एक बात बताओ बेटा, आपको यहाँ P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेट हो गया, V। और P और Q की लेंथ कितनी है, L, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितना है, E। यहाँ पे देखो सिचुएशन कैसी होगी, P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट, और इंड्यूस हो गया, सेट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E, और लेंथ कितनी P और Q की L। तो आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ा है ना, देखो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr पढ़ा है ना। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करें, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेट हो गया, V, तो पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में सेट कितना हुआ, E, और लेंथ कितनी है PQ की L। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू V अपॉन में L। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं, E इंटू L। ठीक है, और यहाँ इक्वेशन थर्ड बोल दो, आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से V इज इक्वल टू, V पोटेंशियल डिफरेंस है, E को क्या लिख सकते हैं, B इंटू V, आगे क्या आ गया, L। ठीक है, और आप लिखोगे सिंस ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है ना P और Q के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब EMF जो इंड्यूस हुआ है, EMF मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये V किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा, E इज इक्वल टू BVL। यहाँ से आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू अगेन BVL, और ये आपकी क्या बन गई, मोशनल EMF। दिस इज अगेन मोशनल EMF, नोट करें। अब बेटा ये जो आपने लूप देखा था PQRS, ठीक है, तो इस लूप में जो करंट कितना इंड्यूस होगा, PQRM की बात करें पर्टिकुलरली PQRM में, तो PQRM में जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा कि PQRM में कितना EMF इंड्यूस हुआ और कितना PQRM का रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ PQRM का कितना रेजिस्टेंस है, EMF कितनी इंड्यूस हुई, E वो PQRM की है। ठीक है, तो यहाँ से इंड्यूस करंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, E की वैल्यू कितनी आती है, BLV अपॉन में R, राइट। तो ये आ गया आपके पास में इंड्यूस करंट की वैल्यू। अब इसके बाद में आपको देखो, अब एक करंट कैरिंग वायर बन गए ना, अब जैसे करंट कैरिंग आर्म बन गई ना, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा था, अब PQRM में से करंट फ्लो होने लग गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, तो उस पर फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी हम पहले पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू BIL, बिल साइन थीटा यहाँ पे 90, L क्रॉस B कितना हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो सिंपली फोर्स की वैल्यू आप निकालोगे B, I की वैल्यू, I यहाँ पे PQR में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे I कितना हो जाएगा, स्मॉल I, इंड्यूस करंट, तो I की वैल्यू है हम लिख देंगे कितनी, BLV अपॉन में R इंटू L।
तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी मूवेबल आर्म पे वो कितनी लगेगी, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन में आर, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स तो लगेगी, बिल साइन थीटा, ये वहीं से हमने निकाला है ईएमएफ के फॉर्मेट में, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के फॉर्मेट। पावर डिसिपेटेड इन लूप, अब जो लूप है उसका रेजिस्टेंस है, उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस करंट है, तो उसके अक्रॉस पावर कितनी डिसिपेट करेगी, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, आई स्क्वायर आर, इस वी स्क्वायर आर, इस तरह के फॉर्मूले हम पढ़ते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे आई हमारा कितना हो जाएगा, इंड्यूस करंट स्मॉल आई वाला, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन कितना हुआ लूप में, वो आप आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, बी एल वी अपॉन में आर और उसका स्क्वायर इंटू आर, तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट, वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट कर दो, तो पावर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। तो फिर यहाँ से पावर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको वी स्क्वायर करो बेटा, ठीक है, तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली जो भी मैंने करवाया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेशली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे एनसीईआरटी वाले, तो आप देखोगे एक मेटेलिक रोड है, ठीक है, उसको मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप घुमा रहे हो, तो उस मेटेलिक एंड के दोनों एंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना उसमें से करंट फ्लो होगा, कितने पावर लॉसेस होंगे, इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। आप प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं इनके न्यूमेरिकल पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड रहेगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।